Assalamualaikum dear students, कैसे हैं आप? I hope you all are fine. Welcome to this digital classroom of Valley Institute of Quality Education. तो बेटा आज हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे। बेटा इसमें हम इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, हम इसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर की बात करेंगे। हम बेटा इसमें अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के हवाले से भी डिस्कस करेंगे और फूड सिक्योरिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले जो बेटा हमारा ये जो टॉपिक है, इंट्रोडक्टरी टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी, इसमें हम पढ़ेंगे दैट इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है इसके क्या मेन फीचर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है बेटा दैट इज आवर कंट्रीज इकोनॉमी, इट इज मिक्सड इकोनॉमी। तो मिक्सड इकोनॉमी क्या होता है? तो मिक्सड इकोनॉमी बेटा इसमें दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है बेटा ये दोनों यहां पर होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर जो है बेटा इसका हम आगे भी जिक्र करेंगे इसी चैप्टर में, यानी वो सर्विसेज विच आर डिलीवर्ड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और प्राइवेट सेक्टर जो है जिसमें हम देखते हैं इंडस्ट्रीज या इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे आर कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। और अगर आप देखेंगे जिस कंट्री में सिर्फ बेटा जो है गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है सारा, उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी। और जहां पर सारा प्राइवेट सेक्टर ही बेटा ओन करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बट हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है इसमें दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों पाए जाते हैं। तो कुछ एरियाज है, कुछ सेक्टर्स है, कुछ इंडस्ट्रीज है, कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है विच आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, और कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है बेटा विच आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। सो मोर अबाउट दिस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेटर ऑन। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी कंट्री की इकोनॉमी का, दैट इज की जो पीसीआई पर कैपिटा इनकम जो है ये हम देखते हैं बेटा लो है। The PCI of India is less than that of developed countries। और PCI क्या होता है बेटा? पर कैपिटा इनकम। ये PCI जो है बेटा ये होती है एवरेज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। तो PCI से हम एक इंडिविजुअल की जो इकोनॉमिक कंडीशन है बेटा वो डिटरमिन करते हैं। और ये PCI जो है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इस तरीके से हम जो है PCI को कैलकुलेट करते हैं। सपोज किसी जगह की जो नेशनल इनकम है, सपोज इट इज 1 लाख रुपीज और पॉपुलेशन जो है बेटा 1000। तो इस तरीके से यहाँ का जो PCI है बेटा ये निकलेगा ₹100। तो PCI जो है बेटा ये हम देखते हैं हमारी कंट्री का ये लो है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज में जो आप PCI देखेंगे एवरेज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल वो बहुत ही ज्यादा है। और हमारा मुल्क जो है अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर एवरेज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल ये कम है। और हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, इसके मुताबिक हम देखते हैं कि ये इसका डेटा है। और अगर हम देखेंगे PCI ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2015-16, 2015-2016 का जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर के हवाले से भी हम आगे जिक्र करेंगे ये क्या होता है। और इट इज अप्रोक्सीमेटली 93,231। तो ये बहुत कम है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। Another important thing about India's economy that is dominance of agriculture
and heavy population pressure on agriculture. So our country's economy basically it is agrarian economy. Majority of the people जो है बेटा they are dependent on agriculture. Near about 2/3 of our country's population वो agriculture पर depend है. उनका livelihood, उनकी रोजी रोटी सब कुछ जो है agriculture पर है. और हम देखते हैं दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज कि इस एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है पॉपुलेशन का, क्योंकि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा है और दुनिया की जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ है और ये डायरेक्टली जो है हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है. ओवर पॉपुलेशन, तो हम देखते हैं द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया गेट्स इंक्रीज्ड बाय अबाउट 20% इन एवरी डिकेड. तो हर 10 साल में जो है ऑन एवरेज पॉपुलेशन जो है ये बेटा 20% के हिसाब से ग्रो कर रही है. और अगर हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करेंगे इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. मीन्स हर 100 लोग जो दुनिया में रहते हैं 17 जो लोग हैं वो इंडिया में रहते हैं. दैट मीन्स के ये जो है हमारी इकोनॉमी के हवाले से एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है. Unbalanced economic development, that is another important aspect of our country's economy. On one side आप देखेंगे दुनिया के जो richest persons है वो भी यहीं पर पाए जाते हैं, and on the other side you will see कि so many people, millions of people जो है हमारी कंट्री में जो बेटा हंगर, स्टारवेशन, मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, बिलो पॉवर्टी लाइन की वो जिंदगी गुजार रहे हैं. So this contrast unbalanced, there are some areas in our country जहाँ पर फैसिलिटीज़ है और बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी जो है बेटा अवेलेबल नहीं है. और उसी के हवाले से हम अब बात करेंगे आगे. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. अबाउट 25% of Indian families don't have access to electricity, which is one of the basic amenities of our life. तो 25% Indians जो है ना उनको इस बेसिक एमिनिटी जो है वो एक्सेस नहीं है. और 97 मिलियन, मिलियन होता है 10 लाख, 97 मिलियन नियर अबाउट 9 करोड़ 70 लाख, नियर अबाउट 10 करोड़ पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री की जो हम देखते हैं दे डोंट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. तो जो कि एक इम्पॉर्टेंट नीड है. तो करोड़ों लोग जो है उस बेसिक एमिनिटी से भी जो है महरूम है. लो कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम देखते हैं देयर इज ह्यूज डाउनफॉल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. तो जीडीपी के हवाले से हम आगे बात करेंगे. जीडीपी क्या होता है, ये कैसे मेजर होता है, तो हम देखते हैं इस हवाले से डिक्लाइन ही आ रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ आवर कंट्रीज ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ. पॉवर्टी एक और बहुत बड़ा इशू जो है हमारे कंट्री का, दैट इज़ कि यहाँ पर जो पॉवर्टी है एक बर्निंग इशू है और मिलियंस ऑफ पीपल हम देखते हैं बेटा पॉवर्टी लाइन से जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं. सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जिनको देखकर हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना है. नाउ वी विल कम टू अनदर टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो लेट्स ट्राई टू नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स भी देखेंगे, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे. तो जहाँ तक बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ताल्लुक होता है बेटा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दे आर एक्शंस एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ऑल लेवल्स विद इन अ सोसाइटी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है बेटा ये सिंपली मैं पहले बताऊंगा वो एक्टिविटीज़ होती है जो एक इंसान करता है फॉर फाइनेंशियल गेन्स. एक इंसान वो एक्टिविटीज़ जिनसे वो पैसा कमाता है, अपना लाइवलीहुड अर्न करता है ताकि अपनी नीड्स, अपनी फैमिली के नीड्स को वो पूरा कर सके. उन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, फार्मिंग की बात करेंगे, ये बेटा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें फार्मर जो है बेटा क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए प्रोड्यूस करे, मार्केट के लिए प्रोड्यूस करे और उससे वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करता है. तो फार्मिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड दे आर मेंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो फिर बेटा मार्केट में जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और फिर बेटा
गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड दे आर मेंट टू बी कंज्यूम्ड, उनको हम फिर कंज्यूम और यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बेटा, यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी है, दे आर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रीज में भी हम देखते हैं बेटा गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। मिसाल के तौर पर एक फार्मर जो है बेटा कॉटन उगाता है, वो कॉटन जो है टेक्सटाइल मिल में जाएगा और वो रॉ मटेरियल प्रोसेस हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फाइनल प्रोडक्ट, क्लॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा, शर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हम बेटा जो है उसको कंज्यूम करेंगे। तो वो एक्टिविटीज विच डील विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। तो गुड्स के साथ साथ कुछ सर्विसेज की भी हमें जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इन गुड्स को हमें फैक्ट्री से मार्केट तक लेना है, वी नीड ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है। आजकल बेटा हमारे पास बैंकिंग जो है एक इंपॉर्टेंट सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन ये एक इंपॉर्टेंट सर्विस है। सो अपार्ट फ्रॉम गुड्स जो सर्विसेज होते हैं ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हिस्सा है, और ये लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसलिए करते हैं ताकि उससे हम फाइनेंशियल गेन्स हासिल करें, अपनी रोजी रोटी कमा सके। All activities carried out by the productive population of the country add value to the national income। तो जाहिर सी बात है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे एड टू द नेशनल, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बेटा जो है अपना जो है कंट्रीब्यूशन देते हैं, क्योंकि इन्हीं पर कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे हैव टू पार्ट्स, वन इज मार्केट एक्टिविटी एंड सेकंड इज नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो मार्केट एक्टिविटी जो है बेटा ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज परफॉर्म्ड फॉर मार्केट, दैट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड। ये आप एक एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, एग्रीकल्चर का एक एस्पेक्ट है बेटा सबसिस्टेंस कमर्शियल फार्मिंग, और कमर्शियल फार्मिंग में आप कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं और वो कैश क्रॉप्स आप प्रोड्यूस करते हैं फॉर द मार्केट ताकि आपको प्रॉफिट मिले। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, तो उनको हम मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाते हैं। सेकंड इज नॉन मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दे आर मेंट फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेटा वो होती है जो आप प्रोड्यूस को करते हैं बट नॉट फॉर द मार्केट, फॉर योर डोमेस्टिक नीड्स। मिसाल के तौर पर फिर से एग्रीकल्चर की बात करूंगा, एक फार्मर अगर प्रोड्यूस करता है सबसिस्टेंस क्रॉप, वो अपनी फैमिली के लिए प्रोड्यूस करता है, तो ये बेटा जो है नॉन मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। अब हम एक और पहलू देखेंगे, चूंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हमने बात की, लेकिन कभी कभी आपके जहन में जो है हम इर्द गिर्द देखते हैं बहुत सारे लोग कभी कभी ऐसा जो है ना काम भी करते हैं जिसमें वो मेहनत भी करते हैं, टाइम भी देते हैं, अपनी एनर्जी को भी यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका इसमें कोई मकसद नहीं होता है कि वो पैसा कमाए, वो उससे रोजी रोटी कमाए। तो वो एक्टिविटीज कहलाती है बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है बेटा दे आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मिसाल के तौर पर हम एट टाइम्स बेटा सोशल सर्विस करते हैं, हम बेटा ब्लड डोनेशन जो है ये भी हम देखते हैं एक एक्टिविटी है, इसमें इंसान अपना खून भी देता है, लेकिन यूजुअली उसका ये मकसद नहीं होता है कि मैं इससे पैसा कमाऊं, वो जो है बेटा उसमें टाइम भी देता है और उसमें जो है एट टाइम्स वो खुद अपना पैसा ही लगाता है, बट एट द एंड वो उससे कोई जो है बेटा रिटर्न यानी प्रॉफिट या पैसा या लाइवलीहुड वो उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो उन एक्टिविटीज को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंसान क्यों करेगा? सो याद रखिए बेटा, इंसान सिर्फ मनी मिंटिंग मशीन नहीं है, इंसान की कुछ सोशल, कल्चरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशंस है। इंसान अपने घर का काम करता है तो वो हम देखते हैं मार्केट जाते हैं, हमारी जो है माँ बहन वो घर के काम करते हैं तो उस पर वो कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लेते हैं। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है बेटा ये यूजुअली हम करते हैं आउट ऑफ लव। सो वी डू इट आउट ऑफ लव एंड सिंपैथी। मिसाल के तौर पर माँ अपने बच्चों का केयर करती है तो
तो बेटा वो करती है आउट ऑफ लव। हम अगर अपने घर के काम करते हैं, वी डू इट आउट ऑफ लव। इसी तरीके से अगर हम कभी सोशल सर्विस करते हैं तो हम बेटा अपनी एक सोशल और कल्चरल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करते हैं। अगर हम बेटा ब्लड डोनेशन का काम, ब्लड डोनेट करते हैं, तो बेटा हम ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं। हम कभी गरीबों की मदद करते हैं, ये बेटा हमारी एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट चूंकि हमारा जो चैप्टर है इट इज अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी, इसमें हमारा जो फोकस रहेगा बेटा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं रहेगा, इसमें हमारा फोकस रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। इनके हवाले से हम और बात करेंगे, इनकी इंपॉर्टेंस, इनके टाइप्स के हवाले से। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इनको हम बेटा डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू नो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ये कौन कौन से टाइप्स में डिवाइड, इनकी क्या क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। मिसाल के तौर पर आप अपने इर्द गिर्द एक फार्मर को भी देखते हैं, आप एक क्राफ्ट्समैन को भी देखते हैं, आप एक मजदूर को भी देखते हैं, एक बिजनेसमैन को भी देखते हैं, एक बेटा जो है आप पर्सन को भी देखते हैं जो जॉब करता है। ये सारे जो है बेटा काम करते हैं ताकि अपना लाइवलीहुड अर्न करे। लेकिन एक फार्मर का और एक दुकानदार का काम टोटली डिफरेंट है। तो इस बुनियाद पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बेटा 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, और वो 3 टाइप्स जो है बेटा वो है प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी सेक्टर। तो देखेंगे कि ये क्या माना रखता है। दूसरी कैटेगराइजेशन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप जब एम्प्लॉय है किसी के तो किस बुनियाद पर है, तो आप जो हम देखते हैं बेटा और किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर सेक्टर में या अनऑर्गेनाइजर सेक्टर में। आप एक एम्प्लॉय को देखते हैं जो 10 से 4 तक काम करता है, तो एक मजदूर को भी देखते हैं आप, तो देखेंगे कौन ऑर्गेनाइजर सेक्टर में आता है और कौन अनऑर्गेनाइजर सेक्टर में आता है। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप की बुनियाद पर हमारे पास है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, जिसकी मैंने पहले भी बात की थी, उसका आगे हम जिक्र करेंगे। तो देखेंगे पब्लिक सेक्टर में सर्विस डिलीवरी कौन प्रोवाइड कर रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में डिलीवरी ऑफ सर्विस जो है वो किसके कंट्रोल में है। सो नाउ कमिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क हम देखेंगे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो है प्राइमरी सेक्टर। So now what primary sector is all about? Let's come to know. प्राइमरी सेक्टर जो है बेटा इट इज व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मैंने पहले ही बताया, मेनली डिपेंड्स ऑन द एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राइमरी सेक्टर जो है बेटा ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को, लैंड को, वाटर को, सॉइल को जो है बेटा एक्सप्लॉयट करेंगे, तो उसमें वो एक्टिविटीज आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी का। और प्राइमरी सेक्टर जो है बेटा इनको हम प्राइमरी क्यों कहते हैं? नाउ दिस इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, दे आर कॉल्ड प्राइमरी because it forms the base for all other products that we subsequently make। means कि प्राइमरी सेक्टर जो है इसको हम प्राइमरी सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा ये सेकेंडरी सेक्टर को सस्टेन करता है। यानी अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो सेकेंडरी का भी हम आगे जिक्र करेंगे। फिर इसी तरीके से टर्शियरी सेक्टर भी जो है प्राइमरी और सेकेंडरी को जो है ये बूस्ट करता है। तो प्राइमरी सेक्टर जो है बेटा मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर हम लैंड और सॉइल पे करते हैं और ये नेचुरल रिसोर्स है। और हम देखते हैं बेटा कि प्राइमरी सेक्टर में जो है बेटा इसको हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर भी कहते हैं। सो एग्रीकल्चर फार्मिंग जो है बेटा ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है एंड वन ऑफ द एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और प्राइमरी में हमें आता है एग्रीकल्चर, डायरी फार्मिंग आती है, फिशिंग जो है, फॉरेस्ट्री आता है, एग्रीकल्चर के डिफरेंट ब्रांचेस, सेरिकल्चर ये इसमें आता है, फ्लोरिकल्चर जो है बेटा ये भी इसमें आता है। तो प्राइमरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा स्कोप है और जब प्राइमरी है तभी बाकी सेक्टर्स
है। तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। कमिंग टू सेकेंडरी सेक्टर, अब सेकेंडरी सेक्टर जो है ये क्या होता है एंड हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर जो है बेटा, व्हेन द मेन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग, तो सेकेंडरी सेक्टर इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। नाउ व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग जो है क्या होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में हम देखते हैं बेटा कि जो रॉ मटेरियल होता है, ये रॉ मटेरियल बेटा प्रोसेस किया जाता है और ये कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में। मिसाल के तौर पर हमारे पास है बेटा कॉटन, कॉटन एक फार्मर ने खेत में उगाया, प्राइमरी है। अब ये जाएगा टेक्सटाइल मिल में और इस टेक्सटाइल मिल में बेटा इस कॉटन की प्रोसेसिंग होगी, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, और उसके बाद ये बेटा कॉटन शर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि फिनिश्ड और फाइनल प्रोडक्ट है। इसी तरीके से जूट की आप बात करें, उससे रोप्स बनेंगे, उससे बैग्स बनेंगे। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का जहां तक ताल्लुक है बेटा, ये चाहे मशीन से हो या हाथ से हो, अगर आप हाथ से भी बनाएंगे, जैसे कश्मीर में हम कांगड़ी बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग है, सेकेंडरी सेक्टर है। कश्मीर में हमारे पास हैंडीक्राफ्ट्स है, कालीन बाफी है, शाल बाफी है, हमारे पास वुड कार्विंग है, उसमें हैंड की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, तो बेटा वो भी सेकेंडरी सेक्टर है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल जो है इज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट। और ये मैन्युफैक्चरिंग इट कैन बी डन इन ए फैक्ट्री, वर्कशॉप और एट होम। एंड प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर, जैसे अभी हमने देखा, एंड इट शोज हाउ सेकेंडरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर फॉर रॉ मटेरियल। और वही बात मैंने पहले बोली थी कि प्राइमरी सेक्टर के बगैर सेकेंडरी सेक्टर जो है सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये रॉ मटेरियल जो है ये सेकेंडरी सेक्टर के लिए बुलेट की हैसियत रखता है। दिस इज सेकेंडरी सेक्टर। नाउ कमिंग टू थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर जो है बेटा, यहां पर आपको कोई चीज नहीं बना के दी जाती है, तो यहां पर जो है बेटा कुछ सर्विसेज, टर्शियरी सेक्टर इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर व्हेन द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज। तो वो सर्विसेज क्या है वो भी हम देखेंगे। These activities by themselves, सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में, they don't produce goods but provide aid or support to the प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जो है बूस्ट करने के लिए वी नीड सर्टेन सर्विसेज। और वो सर्विसेज क्या है, मिसाल के तौर पर एक फार्मर है, उसने कॉटन उगाया, अब ये कॉटन उसको टेक्सटाइल मिल फैक्ट्री को सप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। फैक्ट्री में जो है बेटा वो रॉ कॉटन प्रोसेस होकर शर्ट में कन्वर्ट हो गया, अब वो शर्ट इस फैक्ट्री में नहीं रहेंगे, वो मार्केट में जाएंगे। यू नीड ट्रांसपोर्ट, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो, एयर ट्रांसपोर्ट हो, वो आता है बेटा सर्विस में। सो वी नीड सर्विसेज। इसी तरीके से आपको बेटा पेमेंट करनी है तो आ गया बैंक्स। तो बैंकिंग जो है बेटा ये भी सर्विस में आता है और ये प्रोवाइड करता है आपको फाइनेंशियल सर्विस। बैंक्स प्रोवाइड यू फाइनेंशियल सर्विसेज। देन वी हैव पोस्ट ऑफिस या कोरियर, आप देखेंगे तो ये आता है सर्विस में। इसी तरीके से बेटा हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन आज के ज़माने में जिसकी इंपॉर्टेंस से आप सभी वाकिफ है, ये आता है सर्विस में। एजुकेशन आता है सर्विस में। हम देखते हैं हेल्थ केयर आता है सर्विस में, पुलिस आता है सर्विस में। आप अगर बेटा जो है पेंटर को लाते हैं घर तो बेटा आपको वो सर्विस प्रोवाइड करता है। आप अगर कारपेंटर को लाते हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। सो व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो उसमें बेटा हम देखते हैं सर्विसेज का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम बात करेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला टाइप जो है बेटा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा जो टाइप है बेटा वो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नाउ लेट्स कम टू नो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। और आप बेटा कमेंट बॉक्स में भी देख सकते, अपने जो है ओपिनियन दे सकते हैं कि अगर आपको सपोज
ऑप्शन मिले ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने का और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, विच वन विल यू प्रेफर? आप इनमें से किस सेक्टर में काम करना चाहेंगे? सो नाउ लेट अस कम टू नो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. It covers those enterprises or places of work where the terms and conditions are properly framed and followed. तो उन एरियाज में, उन जगहों पर आप काम करते हैं जहां पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बेटा वो प्रॉपरली फ्रेम भी है और वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी होते हैं इन लेटर एंड सेपरेट. नाउ लेट अस ट्राई टू नो मोर अबाउट द बेनिफिट्स व्हिच एन एम्प्लॉय गेट्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. सबसे पहले है बेटा जॉब सिक्योरिटी. तो यहां पर जो है एक एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी है, बिला वजह आपको नहीं जो है बेटा रिमूव किया जा सकता है, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है. पेड लीव, तो बेटा अगर आप कभी बीमार हो जाएंगे, आपको कोई काम है और यू डोंट वांट टू अटेंड द ऑफिस ऑन दैट वेरी डे, तो आप लीव जो है बेटा वो पेड लीव होगी, आपको उस दिन की डिडक्शन नहीं होगी. देन यू हैव पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज. तो कभी जो है बेटा हॉलीडेज आती है, ईद की हॉलीडेज या कोई और फेस्टिवल या बीच में संडे आती है, तो बेटा उन हॉलीडेज का भी आपको जो है बेटा पे किया जाता है, आपकी उसमें डिडक्शन नहीं होती है. तो प्रोविडेंट फंड जो है आपकी सैलरी में से एक हिस्सा जो है वो प्रोविडेंट फंड में जाता है एंड एट द एंड ऑफ द डे ये आपका ही पैसा है. ग्रेचुइटी एक और बेनिफिट है. देन मेडिकल बेनिफिट्स, खासकर मिसाल के तौर पर अगर हमारी एक फीमेल एम्प्लॉय है तो शी इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी, तो बेटा उसको मैटरनिटी लीव जो है वो मिलती है. या वैसे भी अगर कोई एम्प्लॉय खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, तो उसको जो है बेटा मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं. और ओवर टाइम यानी अगर आप अपने स्टिपुलेटेड टाइम से ज्यादा काम करेंगे, यू विल बी गिवन ओवर टाइम. तो ये है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अब आएंगे हम बेटा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में. और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है बेटा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स which are largely outside the control of the government. There are rules but hardly followed. तो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है बेटा वो टोटली कंट्रास्ट है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में टोटली उसके अगेंस्ट हो रहा है. और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी वक्त आपको जो है निकाला जा सकता है. नो पेड लीव यानी जितने दिन आप काम करेंगे उतने ही दिन जो है आपको पेमेंट की जाएगी. जिस दिन आपने छुट्टी की उस दिन की कोई पेमेंट नहीं. आपको बेटा हॉलीडेज की भी कोई पेमेंट नहीं होगी. नो प्रोविडेंट फंड, नो ग्रेचुइटी, मेडिकल बेनिफिट्स और ओवर टाइम. अब फिर से मैं आपको कह रहा हूं, अपने कमेंट जो है ना सेक्शन में आप कर सकते हैं कि विच वन विल यू प्रेफर, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो इसके बेसिस पर हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. तो पब्लिक सेक्टर जो है बेटा यहां पर हम देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज. तो पब्लिक सेक्टर में जो एसेट्स होते हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं और सर्विस भी प्रोवाइड करता है बेटा गवर्नमेंट. मिसाल के तौर पर रेलवेज है और ये अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. पोस्ट ऑफिस है, यहां पर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और ये ओन करता है गवर्नमेंट. ये हो गया पब्लिक सेक्टर. तो गवर्नमेंट जो है बेटा यहां का ओनर है और सर्विस प्रोवाइडर. उसके बाद हम देखेंगे बेटा प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं इन दिस सेक्टर ownership of assets and delivery of services is in the hands of private individual or companies. तो यहां पर सर्विस प्रोवाइडर कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है, जिसके एग्जांपल है टिस्को, टाटा ग्रुप ऑफ आयरन एंड स्टील कंपनी. इसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये प्राइवेट सेक्टर है. तो दीज इसी तरीके से बजाज है, बिरलाज है, ये प्राइवेट सेक्टर में आता है. सो विद दिस आज का टॉपिक जो है बेटा ये हम कंक्लूड कर रहे हैं. चैनल के साथ जुड़े रहे.